गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अधिकारी गौर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज से हम लोग शुरू करेंगे मार्केट में जितने भी टेस्ट उपलब्ध होंगे 72 बीपीएससी के लिए, मैं उन सबको पूरा करूंगा और यहाँ पर जितना भी कोर्स होगा सारे के सारे का मैं कोशिश करूंगा इकट्ठा करके के एक एक का मैं करवा दूँ। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर दिन हम कम से कम 1 से 2 टेस्ट सीरीज का वीडियो यहाँ पर अच्छे से अपलोड कर सकूँ, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। कम से कम इसके जितने भी करंट अफेयर्स हैं ना, इसको कवर कर लीजिएगा। अगर आपका हिस्ट्री मजबूत है, पॉलिटी मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कम से कम एटलीस्ट जो एमसीक्यू है करंट अफेयर्स से रिलेशन का, तो वो चाहे किसी भी कोर्स का हो, चाहे किसी भी खान जीएस का हो या फिर परफेक्शन का हो या दृष्टि का हो, किसी का भी हो, उस सेक्शन को कम से कम कंप्लीट कर ले। तो ये फुल लेंथ का होगा, ये परफेक्शन आईएएस का है, ठीक है। तो परफेक्शन आईएएस का पहला टेस्ट का हम लोग शुरू करेंगे और इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगा। पहले आप लोग को समझ दूंगा कि यहाँ पर टिक कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। थोड़ा समय लग सकता है, काफ़ी लेंदी होगा, क्योंकि 2 ओवर का तो पूरा टेस्ट ही होता है। यहाँ बताना भी पड़ेगा मुझे और पढ़ के बताना भी है। तो कम से कम 2 वीडियो में अपलोड करूँगा मैं एक टेस्ट सीरीज में। कम से कम 75 का रेशियो रहेगा अप्रॉक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी टेंशन का, शुरू करते हैं पहला टेस्ट। चलिए पहला क्वेश्चन है, दिख रहा है इतना बड़ा? ठीक है, जूम, हाँ ये काफ़ी है, इतना आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत कारण है? बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के में सबसे बड़ा कारण तो बहुत सारा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही माना गया उस कारण को बारे में चर्चा करिए। एक एक ऑप्शन को पढ़िए अच्छे साहब। बाहरी कबीलों द्वारा अचानक और हिंसक आक्रमण, हाँ ये भी कारण था एक, ठीक है। एक भीषण भूकंप जिसने सभी इमारतों को तुरंत नष्ट कर दिया, ये भी एक कारण था। क्रमिक पर्यावरण परिवर्तन, ये भी एक कारण था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो शहर के बीच में एक युद्ध, हो सकता है ये कारण है, लेकिन ये कारण तो था नहीं कि हाँ ऐसा, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता था कि ऐसा भी कारण एक रहा होगा। तो आप मुझे बताएं इनमें से सबसे सटीक कौन है? सभी के सभी कारण है सिंधु सभ्यता के पतन का, लेकिन सबसे सटीक जो कारण रहा है वह रहा है क्रमिक पर्यावरण परिवर्तन। स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे इतिहासकार आए और बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग अपना इस पर कमेंट किया, ठीक है। तो जिसमें से एक का नाम था गार्डन, आपको पता होगा, गार्डन, चाइल्ड और व्हीलर। इन्होंने बताया था कि जो बाहरी आक्रमण थे और आर्यों का आक्रमण था, इसके वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति नहीं है, ध्यान रखना है, सभ्यता और संस्कृति में अंतर होता है। सभ्यता का एक दिन पतन होगा, लेकिन संस्कृति का पतन नहीं होता, निरंतर नए नए रूप धारण करते रहता है संस्कृति में। दोनों में सबसे बड़ा अंतर यही है कि सभ्यता का एक दिन पतन होता है, ठीक है ना, लेकिन संस्कृति का जो है उसका पतन नहीं होता, बल्कि उसका रूपांतरण होता है धीरे धीरे अलग अलग कंडीशनों में, ठीक है। तो पहला कारण तो था कि हाँ बाहरी कबीलों द्वारा अचानक और हिंसक आक्रमण, इसको देने वाले थे कौन? गार्डन, चाइल्ड और व्हीलर, ठीक है। दूसरा कारण था एक वार्ड, जो काफ़ी विख्यात है कि हाँ कई जगह ऐसे चिन्ह मिले हैं जहाँ बाढ़ का पानी काफ़ी ऊंचा दिखाया गया। तो बाढ़ को मारने वाले बहुत सारे थे, से जॉन मार्शल, ठीक है, अर्नेस्ट मैके, एएस राव, ठीक है, ये 3 नाम याद रखेंगे कम से कम। लेकिन जो क्रमिक पर्यावरण परिवर्तन है ये धीरे धीरे एडप्ट कर गया कि हाँ जलवायु परिवर्तन जो निरंतर होते रहा उसके वजह से यहाँ के लोग विलुप्त हो गए। तो इसको मानने वाले में थे, बता रहा हूँ मैं, ऑरेल अस्टेइन एवं अमलानंद घोष, ठीक है, अमलानंद घोष, यही 2 पुराविद थे। और बाद में बहुत सारे आए, ठीक है, जैसे कि एक आए KUR कैनेडी आया, जिन्होंने बताया था मलेरिया, क्योंकि प्राकृतिक आपदा आ गया था, इससे बाढ़ वगैरह होता है, उससे वहाँ पर देखते होंगे जनरली कई बीमारियाँ उत्पन्न भी होती है, जैसे टाइफाइड, मलेरिया आम बात होती है। तो उसका कारण भी एक जोड़ लिया गया था इसमें कि क्रमिक परिवर्तन का। तो ऑप्शन करेक्ट है इसका सी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। खैर मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा चूँकि क्वेश्चन का सीमित समय में निपटाना चाहता हूँ इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, संगम संहिता मुख्य रूप से प्रारंभिक दक्षिण भारत के सामाजिक आर्थिक संरचना के बारे में क्या बताता है? यानी चूँकि आपको पता है कि संगम संहिता साहित्य जो है या संगम लिटरेचर जो है वो संगम कालीन की रचना है। तो इसमें दक्षिण भारत के सामाजिक आर्थिक संरचना के बारे में क्या बताता है? पहले क्वेश्चन को पढ़ना होता है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। आप 1-2 बार पढ़िएगा, आप पहले कभी पढ़े रहिएगा तो समझ जाइएगा, हाँ वहाँ से निकल के आएगा। ऊपर से धड़ल्ले पढ़ के निकलिएगा तो फिर उसमें समझ में नहीं आने वाला है।
तो आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी प्रणाली जहाँ समाज 5 विशिष्ट परिस्थितियों क्षेत्रों में विभाजित था, यानी कि एक ऐसे समाज के बारे में बताया था इस संगम साहित्य में जहाँ की 5 इको जोन में बटा हुआ था। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था, एक ऐसा समाज जहाँ हर कोई केवल सोने के खनन में लगा हुआ था, चूँकि कर्नाटक वाले क्षेत्र में, कोलार क्षेत्र में सोने का काफ़ी ज़्यादा रिजर्व है, इसलिए ऐसा ऑप्शन दे दिया गया। उत्तर भारत के राजाओं द्वारा पूरी तरह से शासित एक संरचना, ये तो नहीं हो सकता कभी भी। एक ऐसा समाज जिसमें कोई संगठित व्यापार और कृषि नहीं है। आप कभी भी पढ़िएगा इतिहास दक्षिण भारत में या कभी भी, तो आप देखिएगा सबसे प्रफुल्लित जो संगठित व्यापार था वो दक्षिण भारत का ही था। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब बचा ये ऑप्शन, तो आपको लगता है कि जितना भी लोग रहेगा वो सब सोने के खान में रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या है, ऑप्शन ए सही। ऑप्शन को छांटना सीखिए, अगर नहीं आता है तो ऑप्शन को छाटिए, एलिमिनेट करिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन मेथड से ही बन जाएगा। अब पढ़ते हैं कि ये 5 पारिस्थितिकी क्षेत्र कौन कौन थे जिसको बांटा गया था इस समय में। इसको तीने बोलते थे। ठीक है, तीने से मतलब 3 होता है, लेकिन यहाँ तीने का मतलब बता रहा है कि संगम साहित्य में कि तीने ढांचा का विवरण दिया हुआ था, जिसमें कुल दक्षिण भारत के 5 विशिष्ट पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया था। जिसमें पहला था, आपको पता ही होगा, कुरिंजी। देखिए, कुरिंजी ऐसे क्षेत्र था जो पहाड़ी क्षेत्र है, यानी दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों को कुरिंजी बोला जाता था। ठीक है, दूसरा था मुल्लई। मुल्लई में ऐसे लोग रहते थे जो मुख्यतः चारगाह वाले क्षेत्र थे, यानी कि जो भेड़ बकरी पालने वाले लोग ऐसे क्षेत्र में बसते थे, मुल्लई क्षेत्र में। तीसरा आपका था मरुदम। ओके, चौथा क्षेत्र मरुदम, जहाँ पर कृषि भूमि उपजाऊ हो, यानी लैंड वाले पार्ट। ठीक है, चौथा था नेदल। ओके, नेदल ऐसे क्षेत्र थे, नेदल मतलब जो तटीय भाग है। ठीक है, जो कोस्टल एरियाज वाले क्षेत्र को नेदल बताया जाता है। इनका जो आर्थिक उपार्जन का मुख्य साधन क्या हो सकता है, तो मछली पकड़ने का हो सकता है, या जो समुद्री जीव हो गए उनको पकड़ने का। पचमा है पल्लई। पचमा कौन सा है, पल्लई। तो पल्लई ऐसे क्षेत्र था जो शुष्क था, जहाँ पर उपजाऊ भूमि नहीं थी। ठीक है, तो ये 5 क्षेत्र थे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इस ढांचे को बोलते थे, तिनई बोलते थे। क्या, तिनई में 5 क्षेत्र थे, कुरिंजी, मुल्लई, मरुदम, नेदल और पल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा पूछा है, मुझे भी लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कौन सी प्राचीन बौद्ध ग्रंथ विशेष रूप से उन 16 महाजनपदों की विशिष्ट सूची प्रदान करता है जो बौद्ध धर्म के उदय से पहले अस्तित्व में थे। यानी कि जो महाजन सूची थी 16 गो, वो तो आपको पता है 2 गो में लिखा हुआ था, एक भगवती सूत्र में, दूसरा क्या अगंतुर निकाय में, अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र में। तो था तो दोनों यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन इसमें कह रहा है कि अच्छा से कौन सा प्रदान करता है, तो वह करता है अगुंतर निकाय। ठीक है, अगुंतर निकाय जो है वो सुत पिटक का पाठ है। ठीक है ना, सुत पिटक का। ठीक है, इस सुत पिटक में ही 16 महाजनपदों के बारे में अच्छे से वर्णित किया गया है। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। कह रहा है क्या, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन और अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंटक शोध न्यायालय मुख्य रूप से विवाद संपत्ति के संबंध में निजी नागरिकों के बीच नागरिक विवादों को सुलझाने के लिए कार्य करते थे। क्या यह सही है? रज्जु प्रांतीय अधिकारियों थे जो ग्रामीण प्रशासन, भूमि माप और न्यायिक अधिकार रखने में गहराई से शामिल थे। मौर्य साम्राज्य ने सभी प्रकार के कृषि भूमि पर पूर्ण अधिकार बनाए रखा और निजी स्वामित्व को प्रतिबंधित कर दिया। नहीं, ये तो कभी नहीं हो सकता कि निजी स्वामित्व को प्रतिबंधित करना, ये किसी भी शासनकाल में मुश्किल है, चाहे वो किसी का शासनकाल है। तो पहला ये देखिए, इस ऑप्शन से हट गया ये 2। अब देखते हैं ऑप्शन, मुझे अगर आंसर मालूम नहीं है तब भी दिमाग लगा देना। और ऑप्शन क्या है, 1 का 3। ऑप्शन में 1 का 3 दिया होता, ऑप्शन में 3 तो जहाँ रहेगा वो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचे कौन, 2। कितना बेहतरीन है ये कि आपको नहीं मालूम था कि मेरा पहला का आंसर सही है कि नहीं। कंटक शोधन न्यायालय के बारे में आपको पता भी नहीं था, फिर भी आपका आंसर सही हो गया। इसी तरह से एलिमिनेट करिए, एक लाइन हमको बस मिला कि निजी स्वामित्व, वहीं से हम छाट लिए। ठीक है, तो समझते हैं, जो कंटक शोध न्यायालय था ना, वो क्रिमिनल कोर्ट था उस समय का। ठीक है, उस समय का मौर्य साम्राज्य का क्रिमिनल कोर्ट था। जबकि एक और कोर्ट था, उसका नाम मैं अभी तत्काल में भूल रहा हूँ, शायद धर्मस्थीय नाम था, शायद, हाँ धर्मस्थीय था, धर्मस्थीय। ठीक है, अब धर्मस्थीय में ये जो सिविल मामला था ये जाता था। ठीक है,
नेक्स्ट, रज्जु को पता ही आपको है, अगर नहीं पता है तो आज के आईएएस से आप इसको जोड़ सकते हैं या एसडीओ साहब से जोड़ सकते हैं इसको, जो कि आप लोग बनने वाले हैं। काफ़ी सीट है इसमें, आप लोग मेहनत करें, एक ना एक दिन तो रंग लाएगा ही, चाहे कुछ भी हो, आज आए कल आए, लेकिन आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के निम्नलिखित प्राचीन लेखकों को उनके संबंधित शास्त्रीय साहित्य और वैज्ञानिक रचनाओं के बारे में मैच करना है आपको। शूद्रक क्या पंचहस्ती का लिखे है, देखते हैं। नेक्स्ट, शूद्रक था एक तरफ ऑप्शन था, ऑप्शन दूसरे तरफ क्या दिया हुआ है, विशाखादत्त, ब्राह्मीर और पाणिनि, मृच्छकटिकम, अष्टाध्यायी और मुद्रा राजक्ष। तो आपको पता ही होगा कि कोई भी विद्यार्थी जो लूसेंट नहीं पढ़ता होगा, सिंपल सी बात है, पाणिनि जैसे देखकर टक देना मार देगा 3, डी के 3। अब डी का 3 कहाँ कहाँ है, एक बी में है और एक डी में है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म कर दिए हम लोग, ठीक है। अब डी का 3, अब आपको ब्राह्मीर जो थे वो मुख्यतः खगोल शास्त्री थे, ठीक है, तो इन्होंने पंच सिद्धांत का लिखा। अब एक एक पढ़ते हैं। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम का मतलब ये होता है कि मिट्टी की छोटी गाड़ी। क्या होता है मृच्छकटिकम का मतलब, मिट्टी का छोटी गाड़ी, ठीक है। इसकी रचना जो है उज्जैन की वास्तविकताओं को चित्रित करने के लिए वहाँ के कौन थे, शूद्रक, इन्होंने मृच्छकटिकम लिखा। कौन थे, शूद्रक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विशाखादत्त, विशाखादत्त ने लिखा था क्या, मुद्रा राक्षस, ठीक है। अब मुद्रा राक्षस में क्या था, तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान किस प्रकार से हुआ, चाणक्य की सहायता से, उसके बारे में विशाखादत्त ने इसमें वर्णन किया था, ठीक है, समझ में आ गया। और पाणिनि के बारे में तो पता है, अष्टाध्यायी था, यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक थी। नेक्स्ट, सल्तनत काल के दौरान उत्तर भारत में निर्गुण संगत भक्ति आंदोलन की लोकप्रियता मुख्य रूप से किसका प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आप लोग पहले देख लीजिए ऑप्शन, मैं आंसर बताऊंगा सीधे सीधे इसका, ठीक है। सिंपल सी बात है कि क्या करा, निर्गुण भक्ति आंदोलन, इसको पढ़ लेते हैं एक मरते। देखिए, रूढ़िवादी ब्राह्मणवादी प्रथाओं और इस्लामी धर्मशास्त्र को पूरी तरह से मिटाने के लिए एक हिंसक, अरे हिंसक तो कभी हो ही नहीं सकता ब्रो, क्या, तो हिंसक तो ऐसे भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा, विदेशी आक्रमणों से बाधित कठोर जाति व्यवस्था को बहाल करने के लिए पारंपरिक कृषि अभिजात वर्ग को की एक रूढ़िवादी प्रगति, कभी नहीं हो सकता है ये चीज, है ना। दूसरा भी कहानी खत्म। तीसरा है, अब इसको पढ़ते हैं। हाशिए पर रहने वाले कारीगर और निचली जाति के समुदाय द्वारा आध्यात्मिक समानता, यानी आध्यात्मिक समानता मतलब जो भगवान को मानने वाला है वो सब एक ही है। क्या इसका सुगंध आ रहा है इस क्वेश्चन को पढ़ने से, हाँ बिल्कुल। आप देखिए, कह रहा है भक्ति आंदोलन, अब कोई भक्ति आंदोलन तो सुगंध आप देख लीजिए कि आध्यात्मिक समानता का मतलब क्या है, कोई ऊंच नीच नहीं, भगवान सबके लिए एक है कि नहीं। तो ये सुगंध आपको इससे मिल सकता है, ऑप्शन 1 जा सकता है बी। नेक्स्ट, एक ऑप्शन और पढ़ना था कि शासक सुल्तान द्वारा हिंदू बहुमत को एक मिलीजुली शाही विचारधारा में सांस्कृतिक रूप से आत्मसात करने का एक सचेत प्रयास है। ये हो सकता है, दोनों में से ऑप्शन हो सकता है, कंफ्यूजन है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार से क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी सही, क्योंकि ये निचली जाति में देखोगे बहुत सारे आपको मिले होंगे, जैसे कबीर थे, रैदास थे, ये सब क्या थे, निचली जाति के लोग थे, जिसे लोग मानते थे कि हाँ ये थे। तो कोई भी ये जुलाहे वर्ग से भले ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लिया था, लेकिन रैदास भी थे, निचली जाति के समुदाय के लोग थे। तो इस ऑप्शन से क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, बराबर देकर डरिएगा नहीं, मेरा यही रिक्वेस्ट है। टोडरमल द्वारा सुधारी गई भू राजस्व की जब्ती यानी जाप्ती जो थी प्रणाली ने मुगल साम्राज्य को दीर्घकालिक अस्थिरता प्रदान किया। कैसे, यानी जब्ती प्रणाली में जो टोडरमल के द्वारा अपनाया गया था, उसमें ऐसा क्या चीज़ था जिसके वजह से काफ़ी दिनों तक मुगल शासन की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रही। आखिर क्या था इसमें, तो एक पूर्वानुमान है, यानी पहले प्रेडिक्ट किया जाता था कि नगद आधारित कर की मांग की गणना करने वाले वास्तविक फसल उपज और स्थानीय कीमतों के 10 साल, हाँ बिल्कुल ऑप्शन आ रहे, 10 साल पति बोलते थे इसको, पूर्वानुमान भी लगाया जाता था कि फसल कैसे उपजेगा, कितना उपजेगा, ठीक है नहीं। आपको मालूम ही होगा कि जब्ती प्रणाली को 10 साल प्रणाली भी कहते थे, है कि नहीं। तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, टिक मार देना ऑप्शन, आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट,
प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो ब्रजियान बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था की स्थापना किस पाल शासक द्वारा किया था? ये आपको रटने वाला चीज़ है, सीधे धर्मपाल द्वारा किया था। ठीक है ना? कहाँ है क्वेश्चन, ये भी पूछ दिया था। ऑप्शन दिया था एक बार में बांका और भागलपुर था। आपको लगा अरे यार अभी तो भागलपुर अलग है, लेकिन उस समय तो बांका भागलपुर एक ही हो सकता है। कभी ऑप्शन ये भी टिक मार सकते हैं। ठीक है, नहीं तो इसका ऑप्शन होगा क्या, आंसर सही भागलपुर ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभिक मध्यकालीन मंदिर वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कि प्रारंभिक मध्यकालीन कहने का मतलब 6th सेंचुरी से 8th सेंचुरी एडी तक, इसको बोलते हैं प्रारंभिक मध्यकालीन। ठीक है, इसमें मंदिर वास्तुकला के 3 शैली का विकास हुआ था। पहला नागर शैली, द्रविड़ शैली, तीसरा बेसर शैली का। तो नागर शैली उत्तर भारत, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत और बेसर शैली डेक्कन प्लेट्यू के आसपास के राजवाड़ों के द्वारा शुरू किया गया था। तो अब इसको पढ़ना है। क्वेश्चन को कह रहा है क्या कि नागर शैली की पहचान एक घुमावदार शिखर यानी शिखरा और शीर्ष पर एक आमलक के रूप में हुआ। बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है। आमलक ऐसे जो रहता है ना, इसको बोलते हैं आमलक। 3 गो 4 गो 5 गो जो भी रहता है, लेकिन उसको आमलक बोला जाता है। तो आप देखते हो जितने मंदिर रहेगा, मंदिर के सबसे शिखर पर ये आमलक आपको दिखाई देगा। ओके, द्रविड़ शैली में अनिवार्य रूप से पिरामिड नुमा मीनार या विशाल, हाँ बिल्कुल, जिसको गोपुरम बोलते थे। ठीक है ना? आप देखेंगे दक्षिण भारत के जितनी मंदिर रहेगा उसके आगे अगर मंदिर यहाँ पर है, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक विशाल द्वार रहेगा, उसको गोपुरम बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 2 तो सही है। नंबर तीसरा ऑप्शन, बेसर शैली पत्थर की चिनाई को पूरी तरह से खारिज करती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि उस समय तो पत्थर ही आसपास के क्षेत्र में मिलते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता। और अपनी संरचनाओं के लिए केवल जटिल लकड़ी के काम का उपयोग, नहीं नहीं, बिल्कुल ये गलत है। ऑप्शन 3 गलत है। देखता हूँ पर, हाँ बिल्कुल ऑप्शन आंसर 1 और 2 सही है। ठीक है, बेसर शैली नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों को मिलकर ही बना है। ठीक है ना, मतलब ये एक प्रकार की मिश्रित शैली है, इससे अलग नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका दोनों रूप उसमें मिलेगा ही मिलेगा। जरूरी नहीं कि हाँ की लकड़ी के रूप से मिलकर बनेगा, पत्थर ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्या कर रहा है क्वेश्चन, अब मिलान करना है। अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो प्यास, महमूद गवा, फ्रांसिस्को बर्नियर। अब किसके समय में आए थे ये सभी सभी? तो अब्दुल रज्जाक के बारे में आपको बताता हूँ कि अब्दुल रज्जाक जो थे वो एक फारसी राजदूत थे जो 15वीं शताब्दी में विजयनगर के देवराज द्वितीय के दरबार में आए थे। तो अब्दुल रज्जाक देवराज द्वितीय के दरबार में आए थे। ठीक है, और वहाँ पर देवराज द्वितीय की जितनी संपत्ति थी उसके बारे में उन्होंने चर्चा किया था। डोमिंगो प्यास पुर्तगाली यात्री थे जिन्होंने कृष्णदेव राय के कार्यकाल को स्वर्ण युग के रूप में ही बताया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? इन डोमिंगो प्यास इसको बोला था, कृष्णदेव राय को क्या बोले थे, कार्यकाल को स्वर्ण युग। और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को तुलना किया था रोम जितना बड़ा बताया था। ठीक है, महमूद गवाह, तो महमूद गवाह जो थे ये ध्यान रखना बहमनी साम्राज्य से संबंधित थे। ठीक है, ओके, तो अब देखिए बहमनी साम्राज्य कहाँ है, चल टिक मारिए। फ्रांसिस्को बर्नियर, दारासिको और औरंगजेब के बीच में मुगल साम्राज्य उत्तराधिकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लॉर्ड ब्लेडी द्वारा सहायक संधि की रणनीतिक तैनाती मुख्य रूप से किस शाही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई थी? यानी जो सहायक संधि अपनाया गया था लॉर्ड ब्लेडी द्वारा, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जैसा कि आपको पता है कि 1765 ईस्वी में, इससे पहले अवध के नवाब के द्वारा भी सहायक संधि अपनाई गई थी, लेकिन इसकी वास्तविक शुरुआत 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेल्डी के द्वारा किया गया था। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था, इसका ऑप्शन से पढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि मित्र भारतीय मूल के शासकों के क्षेत्रों के भीतर लोकतांत्रिक प्रशासनिक ढांचा स्थापित करना। बिल्कुल नहीं, क्यों करेगा स्थापित लोकतांत्रिक प्रशासनिक ढांचा? बेवकूफ़ है क्या ब्रिटिशर? नहीं, ऑप्शन गलत है। स्थानीय दरबारियों पर ब्रिटिश शासन प्रणाली थोपकर फालतू वाला काम क्यों करेगा जिससे उसका सत्ता खुद कोलैप्स कर जाए। नेक्स्ट, क्षेत्रीय राजाओं के लिए एक अखिल भारतीय संघ को बढ़ावा देना। देखिए ऑप्शन बड़ा होने से मतलब नहीं कि हाँ इतना बड़ा ऑप्शन है तो मतलब सही होगा। ठीक है, ये कभी हो सकता है, क्यों करेगा वो अखिल भारतीय संघ को सपोर्ट? ठीक है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन डी, यानी फ्रांसीसी प्रभाव को खत्म करना और प्रत्यक्ष विलय के वित्तीय बोझ के बिना भारतीय राज्यों को उनको अपने अधीन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
असहयोग आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर हुए संरचनात्मक बदलाव की क्या विशेषता थी? यानी कि जो असहयोग आंदोलन 1920 इसमें हुआ था उसका मेन फीचर आपको ध्यान होना चाहिए। 1920 में आप देखे होंगे कि मतलब पढ़े होंगे कि ऐसे ऐसे काम किए गए थे जिसमें मुख्य उद्देश्य था उपाधियों को त्याग करना, अदालतों को त्याग करना, स्कूली विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। अब आगे बढ़ते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में आप लोग देखे होंगे कि नमक कानून तोड़ा गया, कई वन कानून को तोड़ा गया, ठीक है ना, भू राजस्व देने से इनकार किया गया। बिहार में कैसे कई जगह प्रोटेस्ट हुए इसके अगेंस्ट में उस समय। तो आप ऑप्शन से पढ़िए तो आपको समझ आएगा कि ऑप्शन ए इसका सही होगा, ठीक है, क्योंकि अहिंसा पद्धतियों का तो त्याग होगा नहीं, है ना। दूसरा है कि नेतृत्व की पूरी तरह समाजवादी गुटों की ओर झुका। हाँ, समाजवाद की ओर थोड़ा झुका हुआ, लेकिन इतना नहीं कि हाँ जितना लिखा हुआ है। ओके, तो ऑप्शन एक इसमें सही होगा कि राज्य के साथ केवल सहयोग से इनकार करने के बजाय ब्रिटिश औपनिवेशिक कानूनों जैसे नमक कानून को जानबूझ करके महात्मा गांधी के द्वारा तोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश शासन को अस्थायी रूप से उखाड़ फेंकने में 1857 की विफलता का विश्लेषण करिए। इसका प्रत्यक्ष कारण कौन सा हो सकता है? तो कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन मेन कारण क्या था इसकी विफलता? तो आपको पता ही था होगा कि उस समय राष्ट्रवाद का विकास नहीं था लोगों के मस्तिष्क में, लोग एकजुट नहीं थे और ना ही लीडरशिप का अभाव था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एक एकीकृत दूरदर्शी राष्ट्रवादी विचारधारा और अखिल भारतीय समन्वय की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण तो सभी थे, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण था राष्ट्रवादी विचारधारा का इम्पैक्ट न के बराबर था ही नहीं लोगों में। क्वेश्चन नंबर 15, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में आत्मशक्ति पर जोर देने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब आत्मशक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या था उस समय का? तो आप ऑप्शन पढ़िए। चलिए पढ़ लिए होंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था लगभग 1906 से लेकर के कितना तक 10 तक, जब तक बंगाल विभाजन आंदोलन चलता रहा तब तक। उसमें दो ही चीज़ था स्वदेशी का मतलब। पहला नंबर एक शिक्षा में था और दूसरा था क्या? नए उद्योग की स्थापना करना, ठीक है, नए स्कूल और नए उद्योग की स्थापना का। तो इस ऑप्शन में जहाँ भी आपको दिख रहा है तो टिक मार दीजिए। क्या ऐसा था? नहीं, गोरिल्ला युद्ध को अपनाने का नहीं था, डोमिनियन स्टेट के बारे में कोई चर्चा नहीं था, ऑप्शन नहीं है। हाँ, नंबर डी सही है कि स्वदेशी उद्योगों और राष्ट्रीय शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय स्वाभिमान और सामाजिक आर्थिक पुनरुत्थान को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? आपको पता होगा कि जेम्स अगस्टन हिकी एक आयरिश नारी थे, इनके द्वारा भारत में पहली बार पहला समाचार पत्र बंगाल गजट शुरुआत किया गया, जिसमें अंग्रेजों की काफ़ी आलोचना किया गया, ठीक है। इसके वजह से इनको जेल भी हुआ। वैरन हेस्टिंग के कार्यकाल में इन्होंने वैरन हेस्टिंग की काफ़ी आलोचना की थी। इसके बाद इनके समाचार पत्र को बंद करवा दिया गया था। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? याद रखना, 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जल्दी बताइए आप लोग। तो ध्यान रखना है 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे किन्होंने? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना। और ये इनका पहला अधिवेशन था और इन्होंने सबसे पहले यहीं पर पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव को अपनाया था। इसी वजह से इसके नेक्स्ट में 26 जनवरी 1930 को भारत में उस समय ब्रिटिश भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु की देवदासी प्रथा में
आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ था। याद रखना कि तमिलनाडु के देवदासी प्रथा में जुड़ा हुआ था। कौन सा? कथकली, भारतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी। ये क्यों रहेगा ओडिसी मणिपुरी? या तो कथकली रहेगा तो भारतनाट्यम रहेगा, क्योंकि तमिलनाडु है तो तमिलनाडु का जो सांस्कृतिक साहित्य नृत्य है वो क्या है? भारतनाट्यम। तो ऑप्शन होगा बी है इसका सही। क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार अधिनियम 1955 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या है? इसने भारत के पहले संघीय ढांचे का निर्धारण किया जिसे रियायतों द्वारा तुरंत और पूरी तरह से लागू कर दिया गया। ठीक है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन को समाप्त कर दिया और केंद्रीय प्रशासनिक स्तर पर सुव्यवस्था। ठीक है, देखते हैं। इसने सार्वजनिक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का महत्वपूर्ण विस्तार किया जिसमें दलित वर्गों, महिलाओं, श्रमिकों को शामिल किया। अब बताइए ऑप्शन इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है? ठीक है, ऑप्शन केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल कहाँ है? 1, 2, 3 और केवल 1। ध्यान रखना है आपको कि 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि एक भारत संघ का निर्धारित किया जाएगा, लेकिन यह भी कभी अस्तित्व में नहीं आया। रियासतों ने इसमें शामिल होने से पूरी तरह से इनकार कर दिया था और यह अधिनियम के संघीय हिस्से को कभी लागू नहीं कर सका। ठीक है, ऑप्शन को समझिए कि लागू करना या लागू किया था? नहीं, लागू नहीं किया था। बाकी 2 ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है कि सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा को कड़ाई से प्रतिबंधित किया और प्राचीन वैदिक ग्रंथों की अचूकता को खारिज कर दिया। आर्य समाज, इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ने सक्रिय रूप से पौराणिक परंपराओं और अनुष्ठानों को बढ़ावा दिया। नंबर 3, सत्यशोधक समाज ने रूढ़िवादी ब्राह्मणवादी सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती देने के लिए राजा बलि के प्रतीक का उपयोग किया था। अब बताइए ऑप्शन कौन सा इसमें आपका सही है? केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, 2 और 3 या 1, 2, 3, या ऑप्शन नंबर ई है कि प्रयास नहीं किया गया था। तो इस कथन के बारे में बताइए कौन सा सही है? तो नंबर 3 तो सही है, करेक्ट है। और नंबर 1 ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का कड़ाई से इसका विरोध किया था, सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर? केवल 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने पाकिस्तान के लिए एक अलग संप्रभु राज्य की मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। क्या यह कथन सही है? पूरी तरह से खारिज कर दिया था। हाँ, बिल्कुल खारिज कर दिया था। इसने विशाल अपशिष्ट शक्तियों वाले एक अत्यधिक केंद्रीकृत संघीय सरकार की प्रस्ताव दिया। बिल्कुल सही है या गलत है? आप मुझे बताओ कि ऐसा कोई भी होगा जबकि भारत में आज के समय में जो अपशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास ही हैं, जबकि जिन्ना का कहना था कि जो अपशिष्ट शक्तियां हैं वो प्रांत के पास होनी चाहिए थे। तो ऑप्शन तो ये भी गलत है। नंबर सी, इसने मुस्लिम लीगों की मांग को पूरा करने के लिए भारतीय प्रांतों को 3 अलग अलग समूह में वर्ग किया था। बिल्कुल सही है। क ख ग, हालांकि घ भी था, लेकिन हिंदू बहुमत, उत्तर पश्चिम में मुस्लिम बहुमत और उत्तर पूर्व में भी मुस्लिम समुदाय, यही 3 कैटेगरी था। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के पतन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि निम्न कौन कौन से कारण था मुगल साम्राज्य के पतन का?
तो 1739 में नादिर शाह का आगमन बिल्कुल था, ये भी था। ठीक है। जहादारी संकट के कारण लाभदायक भूमि के आवंटन में अधिशेष हो गया था, जिससे अभिजात वर्ग के बीच में भीषण आंतरिक कलह शुरू है। बिल्कुल, ये भी सही है। ये हालांकि जागीरदारी संकट बता रहा है, ऑप्शन तो ये भी सही होना चाहिए। इसको ऑप्शन से पढ़ते हैं ध्यान से कि लाभदायक भूमि आवंटन में अधिशेष नहीं, अधिशेष नहीं होगा, अधिशेष सरप्लस किसे, सरप्लस हो जाएगा तो उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी, और जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी वो कभी पतन नहीं होता है उसका। ठीक है, तो ऑप्शन केवल एक और एक सही रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? निम्नलिखित लोकप्रिय विद्रोहों को उनके प्राथमिक भौगोलिक क्षेत्रों के साथ सुमेलित करें। ऑप्शन है संथाल विद्रोह, तो राजमहल पहाड़ी हो जाएगा। मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह किधर था? शायद मालाबार तट। ठीक है। रामोसी विद्रोह और पागलपंथी विद्रोह मैमन सिंह बंगाल क्षेत्र, और रामोसी विद्रोह हो जाएगा पश्चिमी घाट। आप लोग सही सही बताइए। बिल्कुल सही था। मालाबार तट में केरल में हिंदू जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ मुस्लिम काश्तकारों की एक कृषि और सांप्रदायिक विद्रोह था, जो कि 1921 में हुआ था। ठीक है, जो बाद में सांप्रदायिक दंगों के रूप में अपना स्वरूप बदल दिया था। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे की शुरुआत मूल रूप से धन की निकासी के लिए एक उत्प्रेरक रही। बिल्कुल सही है। रेलवे नेटवर्क को घरेलू विकास के लिए आंतरिक बाजारों को जोड़ने के बजाय रणनीतिक रूप से आंतरिक संसाधन आधारों को प्रमुख बंदरगाह से जोड़ने के लिए बनाया गया था। बिल्कुल, एक और दो दोनों सही है, और इसकी व्याख्या भी कर रहा था। देखिए, रेल का निर्माण और रेल का विकास जो हुआ था वो मुख्य रूप से भारतीय के लिए विध्वंसकारी भी हुआ साबित और निर्माणकारी भी हुआ साबित। विध्वंसकारी इस रूप में हुआ था कि उसने सारे अर्थव्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया और भारत के जितना भी रिसोर्सेज थे उसको निचोड़ने में काफ़ी हेल्प पहुंचाया, और भारतीय विद्रोह को दबाने में सैनिकों को ले जाने के लिए काफ़ी रेलवे ने सहायता पहुंचाई। लेकिन इसके साथ अब रेलवे में बैठते हैं, रेल में तो भारत के कई लोग एक साथ आकर मिलते हैं, तो इस तरह इन्होंने राष्ट्रवाद के निर्माण में भावनात्मक जुड़ाव के मामले में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और एक जगह से दूसरे जगह जाने में भी काफ़ी कम समय लगने लगे। तो इस तरह से भारत के निर्माणकारी रूप में भी इसकी भूमिका रही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाओं को उनके सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। लॉर्ड विनबी समझौता, सांप्रदायिक पंचायत, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, पूना समझौता। अब ये चारों के चारों जो है वो एक दूसरे के साथ बगल में ही बैठता है। कहने का मतलब काफ़ी नज़दीक दिखता है कि हाँ पहला, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में हुआ था लंदन में, जिसमें कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। 1931 में हुआ था आपका मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट। ओके, 1932 में अगस्त में सांप्रदायिक पंचायत। ठीक है ना। पूना समझौता भी 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था, महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में। इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, 1, 2, 4। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अजातशत्रु के अधीन विस्तार करते मगध साम्राज्य के वज्जी संघ का अंतिम विलय संरचनात्मक रूप से अनिवार्य था, क्योंकि अब अजातशत्रु का जो विस्तार हुआ था, मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ, उसमें वज्जी का मिलन क्यों आवश्यक था, किस लिए आवश्यक था? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, आंतरिक कबीलाई मतभेदों और केंद्रीय कमान के कमी ने वज्जी संघ को कमजोर कर दिया था। इस वजह से इसका मगध साम्राज्य में विलय आवश्यक हो गया था। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 27। बिहार और उसके बाद पूरे उत्तर भारत में शेरशाह सूरी की प्रशासनिक सफलता का मूल आधार क्या था? तो याद रखना कि प्रशासनिक सफलता का की वजह से शेरशाह सूरी काफ़ी विख्यात है। इसका मूल कारण था कि भूमि की सटीक पैमाइश पर आधारित अत्यंत व्यवस्थित भू राजस्व मूल्यांकन प्रणाली का क्रियान्वयन करना। ठीक है, नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28। सारण, वैशाली, पूर्णिया जैसे क्षेत्रों में नोनिया विद्रोह हुआ था। अब नोनिया विद्रोह का मूल कारण क्या था? ध्यान में रखना है इस चीज को। ठीक है ना, आखिर नोनिया विद्रोह का मूल कारण क्या था बताइए आप ही। तो याद है, ये नोनिया लोग जो थे, जाति के लोग थे, वो सोरा का प्रोडक्शन करते थे। ठीक है ना, ये सोरा के प्रोडक्शन में इन्हीं का अधिकार था। लेकिन पारंपरिक जो ट्रेडिशनल मेथड से सोरा प्रोडक्शन करते थे, उसमें अंग्रेज जो चाहते थे उसका आधिपत्य स्थापित करना। ठीक है, इस वजह से उनका विद्रोह हुआ। 1857 के दौरान अत्यधिक सुसज्जित ब्रिटिश सेना के खिलाफ कुंवर सिंह की निरंतर रणनीतिक बढ़त का मुख्य कारण क्या था? दिल्ली में तैनात विद्रोही सेनाओं से भारी तोप खाने का प्रत्यक्ष और निरंतर आपूर्ति, भारत के गवर्नर जनरल के साथ एक अस्थायी युद्ध विराम संधि की उनकी सफल बातचीत। ऑप्शन सी, सभी पड़ोसी रियासतों की पूर्ण तटस्थता, जिन्होंने ब्रिटिश सैनिकों की सहायता देने से इनकार कर दिया। इनकी छापामारी युद्ध रणनीतियों का कुशल सहयोग उपयोग और शाहबाद क्षेत्र का गहरा भौगोलिक। बिल्कुल नंबर डी हो सकता है। ऑप्शन सही लग रहा है कि हाँ आखिर क्यों बढ़ावा देगा। ऑप्शन डी सही है, क्यों सफल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से किस वस्तु के व्यापार के लिए पटना में अपना पहला कारखाना सफलतापूर्वक स्थापित किया था? नीलम और रेशम का, सोरा और अफीम का, मसाले और चंदन का, चाय और जूट का। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी किसका स्थापित किया था आपको ध्यान में रखना। उसमें बिहार का हाजीपुर और बंगाल का क्षेत्र सोरा उत्पादन का मुख्य क्षेत्र था। तो सोरा और अफीम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर पढ़ते हैं हम लोग। बिहार के क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला ऐतिहासिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया था? याद है आपको, 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता RN, सिर्फ RN से नाम रखना है याद, मुधोलकर ने किया था। ठीक है, RN मुधोलकर ने किया था। उसके बाद 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन में, उसके बाद 1940 के रामगढ़ अधिवेशन जो कि आज झारखंड में है। लेकिन कहने का होगा बिहार में 3 था उस समय, झारखंड और बिहार दोनों एक ही साथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किसान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्वामी सदानंद सरस्वती ने आखिर अपनी दखली अधिकारों पर जमींदारी हमलों के खिलाफ किसानों की शिकायत को एकजुट करने के लिए 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। ऑप्शन नंबर 2, बकास भूमि आंदोलन मुख्य रूप से उन जमीनों को वापस लेने पर केंद्रित था जिन्हें काश्तकारों ने 1930 के दशक की आर्थिक मंदी के दौरान जमींदारों के हाथों खो दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1937 के अपने मंत्रालय के दौरान किसान सभा की उग्र कृषि मांग को पूर्ण और बिना शर्त समर्थन किया था। ऑप्शन तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन इसको अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा तो तीनों ऑप्शन आपको ऐसा लगेगा कि सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसको ध्यान से पढ़िएगा। 1937 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रालय के दौरान
किसान सभा के उग्र कृषि मांगों को पूर्ण और बिना शर्त नहीं, ऐसा नहीं था। कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस तरह की डिमांड को पूरा करने के लिए नहीं कहेगी कि हाँ जो भी कृषि का उग्र मांग रहेगा उसको समर्थन करेगी। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए ऑप्शन बी सही है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तीन कटिया प्रणाली के तहत किसानों के लिए अपनी भूमि का 3/20 भाग नील खेती करना अनिवार्य था, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही है, जो पढ़ने से याद रहा। महात्मा गांधी ने नील किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए अधिकारी तौर पर राजेंद्र प्रसाद को आमंत्रित किया था, क्या ये सही था? नहीं, ये गलत है। महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए 1916 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल नामक एक स्थानीय किसान ने इनको आमंत्रित किया था और उन्हें मनाया था, न कि शुरू में ही राजेंद्र प्रसाद गए थे। हालांकि बाद में राजेंद्र प्रसाद के मुख्य सहयोगी बने रहे। ओके, 1918 के चंपारण कृषि अधिनियम में तनकटिया प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, यानी कि आंसर इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1912 में बिहार और उड़ीसा के एक अलग प्रांत का निर्माण के क्षेत्र में आधुनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। यह अलगाव विशेष रूप से अंग्रेजों द्वारा बंगाली भाषा में स्वदेशी आंदोलन की उभरती लहर को रोकने के लिए किया गया था। क्या ऑप्शन सही है दोनों के दोनों? और 1912 कब हुआ था? सहयोग आंदोलन 1906 से लेकर के 1908 1910 बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही गलत है, लेकिन ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। देखिए, जो ये अलगाव था बिल्कुल भी स्वदेशी आंदोलन को रोकने के लिए नहीं किया गया था। यह लॉर्ड कर्जन के 1905 के बंगाल विभाजन के पीछे का एक कुटिल तर्क था। लेकिन बिहार का 1912 का निर्माण वास्तव में एक रियायती थी जिसने 1905 के बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, बंगाली भाषी क्षेत्र के लिए फिर से जोड़ दिया और सत्येंद्रनाथ सिन्हा जैसे व्यक्तियों के नेतृत्व में लंबे से चली आ रही वैध प्रशासनिक मांगों के कारण बिहार और उड़ीसा को हिंदी और उड़िया क्षेत्र में बंगाल से बिल्कुल ही अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर और आसपास के क्षेत्रों के निम्नलिखित प्रमुख आदिवासी विद्रोहों को उनके सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करिए। संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, ताना भगत, मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह तो 1899 1900 में हुआ था, इसके आसपास में। ताना भगत तो स्वतंत्रता के पहले लगभग अप्रोक्स बोल सकते हैं इसको, 1914 के आसपास। अच्छा, वो दूसरा था, ठीक है। और संथाल विद्रोह कितना 1855 से 1856 के आसपास में। और छोटा नागपुर के क्षेत्र में ही कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 1832। 1831 से 32 ये कोल विद्रोह, ये तो सबको पता होगा। 1855 1856 ताना भगत होगा 1914 ईस्वी में शुरू किया गया था, जो कि उराव जनजाति के ताना भगत के द्वारा शुरू किया गया था। यह जो सुधार था वह महात्मा गांधी के संघर्ष से प्रेरित था, यानी इसमें गांधीवादी विचार भी इसमें शामिल था। कभी कभी ऑप्शन में ये भी दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह जो है वो गांधीवादी संघर्ष की ओर इंडिकेट करता है। तो ताना भगत आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या रहा है? अब ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन में सेक्शन में आ जाए। किस वायु मंडलीय परत में लगभग सारा जलवाष्प और निलंबित एरोसोल होते हैं, जो वैश्विक मौसमी घटनाओं को निर्धारित करने के लिए एक मुख्य रूप से जिम्मेदार है? अत्यधिक विरल, यानी कि एक्सोस्फीयर को जो धीरे धीरे
अंतर्गढ़ीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं मित्र, 36 नंबर क्वेश्चन। अब लगता है यहाँ से जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन है वो उठ करके आएंगे। किस वायुमंडलीय परत में लगभग सारा जल वाष्प और निलंबित एरोसोल होते हैं जो वैश्विक मौसम की घटनाओं को निर्धारित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? अब इतना को पढ़ना नहीं है कि सारा जल वाष्प निलंबित एरोसोल होते हैं, बस इसको पढ़िए ना कि किस वायुमंडलीय परत वैश्विक मौसम की घटना को निर्धारित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। कौन सा है? तो वो है, ऑप्शन पढ़िए, अत्यधिक विरल वायुमंडल को जो धीरे धीरे अंतर्गढ़ीय अंतरिक्ष में विलीन हो जाते हैं। नहीं, ये क्यों रहेगा मौसम घटनाओं को जिम्मेदार होने के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? आयनित तापमंडल जो उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों के परावर्तन की सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो सकता है। ऑप्शन सी सुरक्षात्मक ओजोन परत वाला स्थिर असम तापमंडल जो सौर विकिरण को सोख सकता है। जो सौर विकिरण को जब सोख ही लेगा तब में भी हो सकता है, लेकिन समताप मंडल तो काफ़ी शांत मंडल होता है, यहाँ पर से बारिश मौसम से कोई मतलब है नहीं, तो ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों कैंसिल। निचला क्षोभ मंडल जहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल ये हो सकता है। जितनी मौसम सारी घटनाएं होती है वो निचली क्षोभ मंडल में ही होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चोटी पूरे प्रायद्वीपीय भारत क्षेत्र में सबसे ऊंची स्थलाकृति ऊंचाई का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये तो रटने वाला क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन सिंपल सा हो जाएगा, अनायवुडी क्षेत्र पहाड़ चोटी जिसकी कुल लंबाई है 2695 मीटर का। ठीक है, याद रखना है कि यह केरल के अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित जो अन्नायमुडी चोटी है वो पूरे प्रायद्वीपीय भारत पठारी क्षेत्र में सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, नोट करना है कि डोडा बेटा नीलगिरी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, और गुरु शिखर अरावली की, और महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। बड़े विवर्तनिक भूकंप के दौरान जो भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है उसमें एस और पी तरंगों की तुलनात्मक रूप से जो संरचनात्मक रूप से काफ़ी बड़ा छाया क्षेत्र क्यों बनती है? आखिर क्यों ऐसा होता है कि एक बहुत बड़ा छाया क्षेत्र बन जाता है दोनों बीच में? वो 105 डिग्री के बीच में अप्रोक्स होता है, 105 डिग्री के आसपास। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एस तरंगे जो है उसकी दो गुण होता है। इस तरंगे में जो भूकंप विज्ञान की एक मूल सिद्धांत है कि एस तरंगे जो है वह तरल पदार्थों के माध्यम से प्रसारित नहीं हो सकती है, जबकि पी तरंगे जो होती है वो कैसा तरंग है? वो अनुदैर्घ्य है। याद रखना है, अनुदैर्घ्य है। अनुदैर्घ्य का मतलब ये होता है जैसे ध्वनि है ना, वो भी अनुदैर्घ्य तरंग है, यानी वो ठोस में गुजर सकती है, वो तरल में गुजर सकती है और गैस में गुजर सकती है। ठीक है, जबकि ये जो तरंग है, द्वितीय तरंग जो है यानी कि एस जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या सही होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन। अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में देखे जाने वाली अपेक्षाकृत कम सतही लवणता, यानी कि क्वेश्चन सिंपल सी बात बोल रहा है, जितना अरब सागर में नमक नहीं है उससे कम बंगाल की खाड़ी में है। ऐसा क्यों है? इसका मेन कारण यही है कि बंगाल की खाड़ी में ऐसी कई नदियाँ बहकर आती है जिसकी वजह से उसके पानी में थोड़ा सा क्या होता है, लवणता कम हो जाती है। यानी कि गंगा, यमुना या ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख जल निकासी प्रणालियों द्वारा या इरावती नदी छोड़े गए ताज़े नदियाँ जल का निरंतर प्रवाह इसको या इसकी लवणता को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 40। उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं यानी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मुख्य रूप से उत्तर भारत की शीतकालीन जलवायु और कृषि चक्र को कैसे प्रभावित करती है? पढ़िए क्वेश्चन को अच्छा से कि आखिर जो जेट धाराएं हैं वो किस तरह से प्रभावित करती है। तो ये भूमध्य सागर से समशीतोष्ण चक्रवातों को खींचती है, जिसमें रबी फसलों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण हल्की फल्की बारिश होती है। लगभग ये 13% होता है, शीतकालीन बारिश होती है। ठीक है, कहाँ होती है? ये भारत का मैप है, मान लीजिए यहाँ से भूमध्य सागर छवा उठती है रेगिस्तान से होते हुए और आती है, तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा क्या करवाती है? वर्षा करवाती है। ठीक है ना, खासकर पंजाब वाले इलाकों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? 41 कह रहा है समोच्च बंधन यानी कॉन्टोर बंडिंग को विशेष रूप से किन क्षेत्रों में प्रभावी और टिकाऊ मृदा संरक्षण पद्धति के रूप में
साथ है। तो कंटोर जो बॉन्डिंग होता है वो मुख्यतः ऐसे क्षेत्र में होता है जहाँ पहाड़ी स्थिति ढलान नुमा हो, इस तरह से हो, ठीक है ना, और जहाँ पर परत दर परत जमा हो सके, ठीक है, मिट्टी को एक मेर बनाया जाता है। तो ऑप्शन से पढ़िए। और ये ऑप्शन किस तरह से दिख रहा है, तो समतल दलदली डेल्टा नहीं, ये नहीं हो सकता है। गहरे शुष्क रेगिस्तान नहीं, धीरे ढलान वाले क्षेत्र, लहरदार पहाड़ी क्षेत्र जहाँ परत और रील अपर्दन की भारी संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, महाद्वीपीय विस्थापन यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अभिसारी प्लेट सीमाएं शामिल प्लेटों के प्रकार की प्रवाह किए बिना सार्वभौमिक रूप से अत्यधिक विस्फोटक ज्वालामुखी गतिविधि से जुड़ी होती है। याद रखना है कि पहला क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन गलत है, क्योंकि अभिसारी सीमाएं सार्वभौमिक रूप से विस्फोटक नहीं होती है। जहाँ महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण होता है वहीं पर ऐसे विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं, जिससे कि एंडीज, जैसे कि इसमें एंडीज पर्वत बना है, वही महाद्वीपीय अभिसरण यानी जब दो प्लेट टकराती है, जैसे कि हिमालयन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दोनों टकराई है, तो वहाँ एक बहुत बड़ा विशाल क्या निकला है, तो हमारा हिमालय पर्वत निकला है, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा, और ये यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन ए तो गलत होगा। दूसरा, रूपांतरण भ्रंश और सीमाएं लिथोस्फेरिक क्रस्ट के निर्माण और विनाश के बिना प्लेटों के एक दूसरे के क्षैतिज रूप से खिंचाने शुदा पर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन 3 समझते हैं, देखते हैं कि प्रशांत महासागर की रिंग ऑफ फायर संरचनात्मक रूप से अपसारी विवर्तनिक प्लेट सीमाओं द्वारा समुद्र जल को अलग खींचने से निरंतर क्षेत्र है। नहीं, ये अपसारी नहीं है, यह अभिसारी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। शुमाली जेट धारा की अस्थायी वायुमंडलीय उपस्थिति भारतीय उपमहाद्वीप पर दक्षिण पश्चिम मानसून की तीव्रता को प्रभावी ढंग से मजबूत करती है। ऑप्शन नंबर 2, कथन नंबर 2, अल नीनो घटनाओं को समय समय पर होने वाली घटना व्यवस्थित रूप से भारत के प्रत्येक मौसम विज्ञान उपखंड में भीषण सूखे की स्थिति पैदा करती है। कथन नंबर 3, दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रमिक वापसी स्पष्ट रूप से साफ आसमान, गिरती आर्द्रता और दिन में तापमान के हल्की वृद्धि द्वारा पहचानी जाती है। अब कह रहा है क्या ऊपर दिए कथनों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है तो पूछना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा है भारत के प्रत्येक मौसम विज्ञान उपखंड में भीषण सूखे की उपस्थिति होती है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन 1 ऑप्शन 3 सही है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चूँकि सही नहीं है चुनना है तो केवल 2 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, सलाल विद्युत परियोजना। तो सलाल विद्युत परियोजना चेनाब नदी पर है, ठीक है, हीराकुंड महानदी पर है। ऑप्शन ए का 3 और डी का हो जाएगा 4। ओके, और उकई तापी नदी उत्तर प्रदेश, माथाजिला बेतवा नदी पर है। उकई हो जाएगा तापी नदी पर, माथाजिला बेतवा ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 45 नंबर क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक समय मापक्रम की निम्नलिखित अवधियों की सबसे पुरानी से सबसे नई के सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करिए। डोबोनियन कल्प, कैम्ब्रियन पीरियड, क्वाटरनरी पीरियड और जुरासिक पीरियड। इनमें सबसे पुराना पीरियड कौन है और उसके बाद नया कौन है, उसके बाद नहीं। तो याद रखिए क्वाटरनरी पीरियड जो होता है सबसे नया में होता है। उसके अलावा यानी कि ऑप्शन 3 सबसे लास्ट में रहेगा, तो सब सारे में ऑप्शन 3 लास्ट में ही है। जुरासिक कल्प और कैम्ब्रियन कल्प दोनों सबसे पुराने हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 1 4 3। क्या हो जाएगा, 2 1 4 3, ठीक है। कहाँ है 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई अर्ध सूक्ष्म सेमी एराइड कृषि क्षेत्र अपर्याप्त उपसतही जल निकासी लागू किए बिना पूरी तरह से नहर सिंचाई पर निर्भर होकर हरित क्रांति की तकनीकों को तीव्रता से अपनाता है, तो इसका सबसे तत्कालिक दीर्घकालिक परिस्थिति परिणाम क्या हो सकता है। क्वेश्चन काफ़ी लंबा है लेकिन
इसको पढ़िए। इसका परिणाम यह हो सकता है कि भूमि जो भूजल होगा, ठीक है ना, के ऊपर की ओर कैपिलरीज एक्शन और उसके बाद होने वाली बाष्पीकरण के कारण मिट्टी के गंभीर लवणीकरण, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सिर्फ अब क्वेश्चन पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो बन जा रहा है मुझे जहाँ तक लग रहा है। बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक जिलों में से किस जिले में 2011 की जनगणना के दौरान पूर्ण रूप से उच्चतम दशकीय वृद्धि की गई? तो सबसे दशकीय वृद्धि कहाँ है? तो मधेपुरा में किया है, मधेपुरा में है 2011 के अनुसार से, ठीक है। प्राचीन विंध्यन शैल प्रणालियों जो भौगोलिक रूप से बिहार के दक्षिणी पश्चिमी जिलों में केंद्रित है, राज्य के लिए आर्थिक रूप से अपरिहार्य है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि यहाँ पर जो होता है इस चट्टान से सीमेंट उद्योग को बनाए रखने के लिए आवश्यक उत्तम गुणवत्तापूर्ण क्या मिलता है? चूना पत्थर मिल जाते हैं हमको। इस वजह से ये आंसर सी सही हो जाएगा। 50 नंबर, कोसी नदी की धारा का हिंसन और अप्रत्याशित रूप से बदलने वाली प्रकृति की प्राथमिक और संरचनात्मक कारण क्या है? आपको पता है कोसी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। आखिर यह क्यों बदलती है? क्योंकि मैदानी इलाकों में अचानक प्रवेश के कारण इसकी गतिज ऊर्जा में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। इस वजह से ये क्या होता है, काफ़ी इसको हिंसक माना जाता है इस नदी को, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, पूर्णिया और कटिहार क्षेत्र में जूट प्रसंस्करण क्षेत्र या उद्योग का ऐतिहासिक संकेंद्रण, यानी पूर्णिया और कटिहार में जूट का उद्योग क्यों लगता है? ऐसा क्या कारण है? क्योंकि उसका मिट्टी वैसा है, ठीक है, उसका जलवायु परिस्थिति तंत्र वैसा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि बिहार में मृदा के प्रकारों के भौगोलिक वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बांगर मिट्टी मुख्य रूप से उत्तर बिहार के अत्यधिक सक्रिय और बाढ़ प्रवणता वाले क्षेत्र में पाई जाती है। क्या बांगर ऐसा है क्या? बाढ़ समुद्री मिट्टी, बाढ़ समुद्री मिट्टी संरचनात्मक रूप से अपने दोमट बनावटे के लिए जानी जाती है और प्रमुख रूप से उत्तरी जिले में पाई जाती है। ताल मिट्टी गंगा के किनारे, ठीक है, ताल तो दक्षिण में पाया जाता है गंगा किनारे, जहाँ साल में पानी बाढ़ आने पर पानी बढ़ जाती है, फिर सूखने पर यह उपजाऊ हो जाती है। यानी कि देखना है। अब कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं कौन सा हो जाएगा? पहला क्वेश्चन बांगर जो है, तो याद रखिएगा बांगर जो पुरानी जरूर मिट्टी का प्रतिनिधित्व करती है, नया का नहीं करती, इसलिए बाढ़ से नहीं बनेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला ही गलत, यह हो जाएगा खादर का हरिया। यानी ऑप्शन एक गलत थे, बाकी 2-3 सही है। लेकिन पूछ रहा है क्या इनमें से कौन सही नहीं है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें तो केवल एक सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 53, बिहार में ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के विकास के संबंध में निकटों पर विचार करिए। राज्य की ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट संरचनात्मक रूप से औरंगाबाद जिले में स्थित है। नवीनगर वाला कहाँ है? औरंगाबाद में स्थित है, बिल्कुल सही है। नंबर 2, बिहार के प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2015 के बाद से औसत राष्ट्रीय औसत की सफलतापूर्वक लगातार पार कर गई है। नहीं, ये पार नहीं किए, क्योंकि पूरे भारत में राष्ट्रीय औसत पर जो है वो लगभग 1200 है। अब बिहार में जो चल रहा है वो 345 से के आसपास ही चल रहा है, तो ये कभी नहीं होगा। अभी इसको पूरा करने में भी बहुत समय लगेगा। यानी ऑप्शन बी गलत है, बाकी ऑप्शन 1 और 3 सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 54, 54 नंबर कहाँ मिलान करना है? 54 नंबर कि कहाँ अबरक पाया जाता है, कहाँ पारा सोना कहाँ पाया जाता है? आपको पता है सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व कहाँ है? तो जम्मू में सोना का है, यह तो ध्यान में होगा आपको, ठीक है। अबरक कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना है कि जहाँ झारखंड का सीमावर्ती इलाका है वहाँ पाया जाएगा। इन नवादा, रोहतास, ये सब चीज़ में तो नवादा इसका दे सकते हैं और रोहतास भी दे सकते हैं। लेकिन पायराइट कहाँ पाया जाता है? पायराइट मुख्य रूप से पाया जाता है रोहतास के अमझोर ज़िले में, तो ये यही पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन इसका रोहतास में मैच कराएंगे। और बॉक्साइट मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ियों में पाया जाता है, ओके। जम्मू जिले के करमटिया में पाया जाता है। स्वर्ण भंडार का भौगोलिक सर्वेक्षण हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार के पूर्वी जिले में सुदूर पश्चिमी
जिलों की तुलना में, यानी पूर्वी जिलों में सुदूर पश्चिमी जिलों की तुलना में वार्षिक वर्षा की मात्रा अधिक वो होती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ने वाले दक्षिण पश्चिमी मानसून की नमी की तीव्रता गंगा के मैदान में पश्चिम की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या ये ऑप्शन दोनों सही है या गलत है? अब बताइए। बिल्कुल, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए सही है। कह रहा है क्या कि बिहार के पूर्वी जिले, यानी पूर्व में जिले कौन है, इधर भागलपुर, बिहार, बांका, ये सब कटिहार वाला क्षेत्र, सुदूर पश्चिमी जिलों की तुलना में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। बिल्कुल प्राप्त होती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में नज़दीक भी है और ये यहाँ से दूर भी है बंगाल खाड़ी में। तो इसकी तुलना में यहाँ पर देखते हैं औरंगाबाद, गया में कम वर्षा होती है, जबकि भागलपुर और बांका में ज़्यादा वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक औद्योगिक अनुप्रयोगों में उत्कृष्ट गैसें के रासायनिक व्यवहार को, अच्छा, उत्कृष्ट गैसें किसको कहते हैं? जिसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, जो संयोजक नहीं होती है, ठीक है, निष्क्रिय बनी रहती है, उसको क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैसें बोलती है। तो इसका रासायनिक व्यवहार का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है कथन में से? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन बी। इनकी निष्क्रियता पूरी तरह से भरे हुए संयोजकता यानी कि वैलेंस शेल्स की संरचना से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परमाणु अस्थिरता के संदर्भ में हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का क्या अर्थ है? यानी हाइजेनबर्ग को जो थ्योरी दिया गया है उसकी अनिश्चितता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है, आपको ध्यान रखना कि स्थिति में बढ़ी हुई सटीकता से संवेग में अधिक अनिश्चितता आती है। याद देखिए, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत जो क्वांटम यांत्रिकी की आधारभूत अवधारणा है, यानी क्वांटम मैकेनिक्स की सबसे आधारभूत धारणा कौन है? तो इसी हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी की थ्योरी को दिया गया है। ठीक है, यह बताता है कि एक उप परमाणु कण, यानी जैसे कि इलेक्ट्रॉन की सटीक स्थिति और सटीक संवेग दोनों को एक साथ मापना भौतिक रूप से असंभव है। कहने का मतलब इसका तात्पर्य यह हुआ कि स्थिति को मापने में बढ़ी हुई सटीकता सीधे उसके संवेग में अधिक अनिश्चितता की ओर ले जाती है, जो परिभाषित परमाणु मार्गों के पुराने विचार को खारिज करती है। चलिए, प्रभाजी आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रक्रिया के सबसे प्रभावी ढंग से उपयोग कब किया जा सकता है? तो ध्यान रखना है, इसको कब कर सकते हैं? जहाँ ठंडा होगा वहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे। जहाँ का क्वथनांक बहुत करीब मिश्रण यानी बॉइलिंग पॉइंट वाले मिश्रित तरल पदार्थों को अलग करने में हम प्रभाजी आसवन